तो आज हमने कोल्ड वॉर के बारे में बात करनी है एज फार एज लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर गोइंग टू कोल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर हमने उसमें देखा था दो ग्रुप्स थे। वन वाज एलीट ग्रुप एंड अनदर वाज एक्सिस ग्रुप। एलीट ग्रुप में वेस्टर्न पावर्स थे, खासकर यूएस, यूके, सोवियत यूनियन और फ्रांस। और जहाँ तक एक्सिस की बात थी, एक्सिस में थे इटली, जर्मनी और जापान। और जो फतह हुई वो हुई एलीट ग्रुप की, और जो चैंपियंस बने वो निकले सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन्हीं दो के बीच हुआ फिर कोल्ड वार। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हाउ दिस कोल्ड वार हैपेंड, व्हाट वर द कॉजेस दैट लेड टू इट, बट कोल्ड वार जो रहा इन जनरल वो रहा 1945, दैट मीन्स अप टू द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार टिल 1991, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। और जहाँ तक कोल्ड वार की बात है, इन जनरल वी कैन डिफाइन इट एज द टर्म्स रिलेशंस दैट एग्जिस्टेड आफ्टर 1945 टिल 1991, या हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, द टर्म्स रिलेशंस दैट एग्जिस्टिंग after the World War II between two power blocks, or the tense relations that existed between Western Bloc and Eastern Bloc, or the tense relations that existed between Communist Bloc and Capitalist Bloc. And in general, we can say the tense relations that existed after the World War II from 1945 till 1991 between United States of America and Soviet Union. So that is Cold War, अगर हम जनरल में देख सकते हैं। As far as this Cold War is concerned, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बता दिया। कोल्ड वार क्या होता है? इट्स अ प्रोपेगेंडा वार, इट्स अ ब्रेन वार, इट्स अ नर्व वार। और इसी तरह एक इंग्लिश थिंकर ने बोला था, ऑथर ने, फ्लेमिंग ने, कोल्ड वार वो जंग होती है जो मैदानी जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये इंसान के दिमाग में लड़ी जाती है। सो इट इज़ द वार दैट इज़ नॉट फॉट at the battlefield, in the battlefield, but in the minds of men or minds of people. As far as the term Cold War is concerned, April 1947 में एक अमेरिकन स्टेट्समैन था, बर्नार्ड बॉर्ज, who coined the first time this term. Bernard Baruch, the first person, and that too from United States, who coined this very term in April 1947. But as far as source of his using this very terminology is concerned, he referred the source of this very term to the French term La Guerre Froide. ला, एल ए ला, जी यू ई आर आर ई, ग्वेरे, एफ आर ओ आई डी ई, फ्राइडे। ला ग्वेरे फ्राइडे 1930s में फ्रेंच टर्म थी। तो उसका सोर्स, उसकी तरफ अपना सोर्स बताया बर्नार्ड बारुच ने जब उन्होंने क्वाइन की कोल्ड वार टर्म। और जहाँ तक कोल्ड वार को फिर पॉपुलैरिटी की बात है, वो भी एक अमेरिकन ने दी है, वाल्टर लिपमैन ने। और वाल्टर लिपमैन ने कोल्ड वार के टाइटल से एक बुक भी कंपाइल की। और जहाँ तक ऑफिशियली डिक्लेयर करना कोल्ड वार को, कोल्ड वार को ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल। उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कोल्ड वार को। और जहाँ तक इस कोल्ड वार की बात है, तो हम कह सकते हैं the tense relations that existed between two power blocks after 1945 till 1991। तो ये 45 या 46 साल ये सरद जंग रही, कोल्ड वार रहा बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। बर्नार्ड बार्श को क्रेडिट जाता है टू कॉइन दिस टर्म, और वाल्टर लिपमैन को क्रेडिट जाता है टू पॉपुलराइज दिस वेरी टर्म। और जहाँ तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द टर्म कोल्ड वार और द इवेंट ऑफ द कोल्ड वार जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया, दैट वाज ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर देन विंस्टन चर्चिल। And as far as the causes of this very Cold War were concerned, causes of origin or in general causes of Cold War, हम कह सकते हैं जहाँ तक इनके causes की बात है, सबसे पहला और बड़ा काज है 1917 रशियन रेवोल्यूशन, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कभी कभार। 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर इलाइच लेनिन। 1947 1917 जो रिवोल्यूशन हुआ रशिया में, अमेरिकन्स वर नेवर हैप्पी, दे वर नेवर कंफर्टेबल एट दैट वेरी रिवोल्यूशन बिकॉज इट ग्लोरीफाइड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इसने, इस रिवोल्यूशन ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई किया। दैट्स व्हाई कैपिटलिस्ट्स वर अनकंफर्टेबल विद इट। एंड एज फार एज जो बाकी बड़े काजेज रहे हैं, काज ऑफ ओरिजिन कोल्ड वार के, उनमें से हम देख सकते हैं जो सोवियत यूनियन ने रिफ्यूज़ किया नॉर्दर्न ईरान की टेरिटरी से अपने सिपाहियों को बाहर निकालने का। और अमेरिका ने उसको किस नज़र से देखा कि सोवियत यूनियन शायद इसलिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं ताकि वहाँ जो ऑयल वेल्स हैं उन पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल रहे। और ये अमेरिका के लिए अच्छी या अच्छी खबर कोई नहीं थी।
तो सोवियत यूनियन के फोर्सेस जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया टू विदड्रॉ फ्रॉम नॉर्दर्न ईरानीज टेरिटरी, एंड जो अमेरिकन थे दे सस्पेक्टेड देम ऑफ ओनिंग द ऑयल वेल्स ऑफ नॉर्दर्न ईरान प्रोविंस। इसके अलावा जो एंटी यूएसएसआर या एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया ने किया है, वेस्टर्न प्रेस ने किया है, उसकी वजह से भी जो रिलेशन थी, बायलेटरल रिलेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, उसमें डिस्टेंस आ गई। इसके अलावा जो लेटर ऑन सेकेंड वर्ल्ड वार जो ख़त्म हुआ उसमें दो न्यूक्लियर ये एटम बम्स यूज़ हुए थे। तो एटम बम यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करना, एक दोस्त रहना, फिर दोस्तों से अपने राज शेयर ना करना, वो भी एक रीज़न बना। दैट मीन्स मेंटेनिंग ऑफ सिक्रेसी ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द कोल्ड वार। या हम ये कह सकते हैं बिफोर ड्रॉपिंग एटम बम्स ऑन टू जापानीज सिटीज, United States never took into consideration in particular Soviet Union। तो उससे भी कोल्ड वार का एक स्ट्रॉन्ग काज वो भी बन गया। इसके अलावा जो सीक्रेट केबल्स या सीक्रेट लिंक्स थे यूएस डिप्लोमेट के जो सोवियत यूनियन में था जॉर्ज के नाम, उसकी वजह से भी, अगर वो डिप्लोमेट यूएस डिप्लोमेट था वो सोवियत यूनियन में, लेकिन उसकी सीक्रेट केबल्स थी, सीक्रेट लिंक्स थी एजेंसीज के साथ बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स, और उसकी वजह से भी कोल्ड वार को तकवीत मिली। इसके अलावा जो sympathetic to communism यानी post communist regimes, pro communist regimes rather in Turkey and Greece, जब प्रो कम्युनिस्ट रिजीम्स टर्की और ग्रीस में होती है तो या वहाँ ऐसी रिजीम्स बनती हैं जो कम्युनिस्ट्स को सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिकीज जो है वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, और उसकी वजह से भी जो दूरियां हैं, जो ऑलरेडी दूरियां थी यूएस और यूएसआर के बीच, वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। इसके अलावा जो पोलैंड में जो लीडर था, पोलैंड के इंटरनल अफेयर्स में सोवियत यूनियन का इंटरफेयर करना और उसके बाद अरेस्ट करना पोलिश लीडर को, जो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं थी, उसकी वजह से भी कोल्ड वार और बढ़ता चला गया। इसके अलावा जहां इटालिया रिजीम की बात थी तो सोवियत यूनियन उसको कंसिडर कर रहा था कि इटालियन जो रिजीम है दैट इज प्रो कैपिटलिस्ट एज इट्स बैक्ड बाय अमेरिकन। इसके अलावा अमेरिका ने जंग के दौरान ये ऑब्जर्व किया सोवियत यूनियन इज रिलक्टेंस टू फाइट। ठीक है, इटली और जर्मनी के साथ उन्होंने फ्रंट लिया, बट एज इट वाज टर्न ऑफ द जापान, साउथ यूनियन रिलक्टेंस दिखा रहा था, पीछे रह रहा था, उस इंटरेस्ट से अटैक नहीं कर रहे थे। तो सोवियत रिलक्टेंस टू फाइट जापान एंड चाइना आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द कोल्ड वार। और जो बड़े इंपॉर्टेंट काजेस है इसमें वो आता है आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। वो अपनी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे थे और सोवियत यूनियन वाले कम्युनिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी कोल्ड वार का एक स्ट्रॉन्ग काज ये भी बना। इसके अलावा ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, हैरी ट्रूमैन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, हैरी ट्रूमैन ने एक प्लान दिया और उस प्लान का मकसद था टू कंटेन कम्युनिज्म। वहाँ पर बार बार आता है, दो कॉलम्स होते हैं, एक साइड से होता है मोलोटो प्लान, मार्शल प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, और उधर से होता है कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। तो जो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म है दैट इज रिलेटेड विद ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। तो हैरी ट्रूमैन ने जो डॉक्ट्राइन दी है इन 1947, that was to aid and help and develop and prosper Western European countries, and the main aim will be to contain communism। तो वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का मकसद था। उसके बाद 1950s के दौरान, बिगिनिंग ऑफ 1950s में, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्शल है उसके नाम पर एक प्लान दिया जाता है इन ऑर्डर टू फर्दर give assistance and develop Western European countries and provide protection to the pro-capitalist countries। मार्शल प्लान के तहत वो था। और इन दो प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान को देख के सोवियत यूनियन ने भी अपना प्लान दे दिया, एंड दैट वाज मोलोटो प्लान 1953। मोलोटो प्लान जो सोवियत यूनियन ने दिया उसका मकसद ये था, जिस तरह मार्शल प्लान था तो provide protection to pro-capitalist countries, provide aid and assistance to Western European countries as they were pro-capitalist। तो ये सोवियत यूनियन ने ये देखकर मोलोटो प्लान दे दिया, और उसका मकसद ये था to provide aid and assistance and protection to the pro-communist regimes in Eastern European continent। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ग्रुप्स के बनने से भी इनके बीच जो है डिस्टेंस वो और ज़्यादा बढ़ती गई। फॉर एग्जांपल जो पहला मिलिट्री ग्रुप बनता है, सबसे पहले कोशिश करता है सोवियत यूनियन, COMINFORM, कॉमन फॉर्म, 1947 में सोवियत यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो नाकाम हो जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिट्री ग्रुप आता है 1949 में इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो।
वो अमेरिकी मिलिट्री ग्रुप होता है। इसमें इनिशियली 12 कंट्रीज आते हैं, हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स में रहता है। लेकिन जहाँ तक मेंबरशिप की बात है, नेटो के 12 मेंबर्स थे और आज इसके जो मेंबर्स है वो है 29, वो है 29। तो पहला मिलिट्री ग्रुप नेटो बनता है 1949 में। उसके बाद एक और मिलिट्री ग्रुप अमेरिका ही बना देती है। अमेरिका वो मिलिट्री ग्रुप सीटो, साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी, साउथ ईस्ट एशियन, सीटो, साउथ ईस्ट, हाँ सीटो और सेंटो, उधर था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इधर है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसका जो हेड क्वार्टर है वो बैंकॉक में रहता है। उसके 9 मेंबर्स होते हैं। वो भी ये मिलिट्री ग्रुप जो सीटो है अमेरिका का 1954 में बनता है और ये भी कैपिटलिस्ट मिलिट्री ग्रुप होता है। तो एंटी सवेत इसका प्रोपेगेंडा रहता है, इसका काम रहता है एंटी सवेत। इसके बाद एक और मिलिट्री ग्रुप आता है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका, वो आता है 1955 में। उसका जो नाम है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या बगदाद पैक्ट, क्योंकि उसका जो हेडक्वार्टर है वो बगदाद में रहता है। पाकिस्तान वाज इट्स मेंबर, ईरान इराक वेर इट्स मेंबर्स। तो वो जो मिलिट्री ग्रुप आता है 1955 में सेंटो, उसका हेडक्वार्टर बगदाद में रहता है। तो ये तीनों मिलिट्री ग्रुप्स अमेरिका के थे। नेटो अभी भी कायम व दायम है। जहाँ तक सीटो की बात है, 1954 में बनने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई और वो 1977 में मिलिट्री ग्रुप खत्म हुआ। सेंटो जो 1955 में बनता है, उसकी भी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म होगी, 1979 में वो भी खत्म हो जाता है। अब बारी थी सोवियत यूनियन की। तो सोवियत यूनियन ने अपना मिलिट्री ग्रुप बनाया। पोलैंड की जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी वारसा, वारसा के नाम पर 1955 में। तो उसमें भी कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज थी कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो वो उनका जो मिलिट्री ग्रुप था वारसा पैक्ट। और जब डिसइंटीग्रेशन होती है दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन की, तो जब सोवियत यूनियन नहीं रहता है तो उसका मिलिट्री ग्रुप भी नहीं रहता है। तो ये वो चीज़ें थी जो काजेज हैं कोल्ड वार की। तो इसमें कुछ प्रायर टू 1945 काज है और आफ्टर 1945 काजेज है। So these were the cause of the Cold War, and as far as the phases of the Cold War were concerned, जब हम phases को देखते हैं, लेकिन phases को देखने से पहले the important event is during Cold War वो हम देखेंगे, क्योंकि जब हम events को देखेंगे, फिर जब आप phases को देखोगे तो phases में इन events को आप खुद शुमार कर सकते हो कि किस phase में कौन सा event हुआ था। तो as far as events were concerned, अभी आपने causes सुने, लेकिन जहाँ तक events ऑफ Cold War की बात है तो सबसे पहला जो event आता है वो है बर्लिन ब्लॉकेड 1948-1949। बर्लिन द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, यूरोपियन कंट्री है। लेटर ऑन जर्मनी डिवाइड हुआ था, लेकिन जहाँ तक बर्लिन ब्लॉकेड की बात है 1948 और 49 के दौरान, तब वहाँ जो वेस्टर्न पार्ट था जर्मनी का, वहाँ वेस्टर्न जो यूनाइटेड स्टेट्स सुपरवाइजर था, वहाँ वो कुछ डेवलपमेंट रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे थे। और उनका जो कारोबार था, काम था रिकन्स्ट्रक्शन का, अपना ये बढ़ाने का, ताल्लुक जो बढ़ाना, दबाव जो बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाना, असर रसूख बढ़ाना, उसको ब्लॉक किया सोवियत यूनियन ने। सोवियत ट्रूप्स ने, सोवियत यूनियन ने अपने हवारियों के साथ मिलके जो वेस्टर्न डेवलपमेंट्स हो रहे थे बर्लिन जर्मनी में, तो उसको सोवियत यूनियन ने ब्लॉक किया। तो दैट इज नोन एज बर्लिन ब्लॉकेड ऑफ 1948 और 1949। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है कोल्ड वार के दौरान, वो होता है कोरियन क्राइसिस। जहाँ तक कोरियन क्राइसिस की बात है, ये एक मिनी वार होता है, हम इसको कह सकते हैं इट इज़ एन एरिना ऑफ कोल्ड वार। वो वार जो छोटा रहा और बड़े जंग की सूरत अख्तियार नहीं कर गया, तो वो है कोरियन वार और कोरियन क्राइसिस ऑफ 1950 टू 1953। नॉर्थ कोरिया वर्सेस सवेत कोरिया, साउथ कोरिया, वहाँ पर आपस में जंग चल रही थी, क्योंकि जो साउथ कोरिया था वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, और जहाँ तक नॉर्थ कोरिया की बात है वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पर जो बात थी, जो साउथ कोरिया था कैपिटलिस्ट, उसकी मदद के लिए बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स तैयार थी। लेकिन स्टार्ट यहाँ किया नॉर्थ कोरिया ने, उसका जो बैक किया पहले चाइना ने किया, फिर उसका बैक किया सोवियत यूनियन ने। जब ये दोनों ममालिक कम्युनिस्ट देश उसका बैक करते हैं तो वहाँ से अमेरिका भी आ जाता है, और बिलाखिर क्या हो जाता है, तबाही होने के बाद वहाँ पर छोटे पैमाने पर जो तब्दीलियाँ होती है, तबाहियाँ होती है, उसके बाद वहाँ पर एक बाउंड्री लाइन ड्रा की जाती है बिटवीन टू कोरियाज 38 पैरेलल। उसकी वजह से दो कोरियाज सेपरेट हुए हैं। तो आज भी नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया भी है। तो वो एरिना ऑफ कोल्ड वार था, एक एरिना जो एक बड़े जंग की सूरत अख्तियार नहीं कर गया।
उसके बाद 1956 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जिसको हम कह सकते हैं स्वीज क्राइसिस। स्वीज कैनल जो है, स्वीज क्राइसिस 1956 के दौरान हुई है। जो स्वीज कैनल है उस पे आपस में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन हुई। इनिशियली ये हुई मिस्र यानी इजिप्ट वर्सेस इजराइल। इजिप्ट और इजराइल के बीच होती है, और इजराइल की मदद के लिए फिर यूरोप से उनके मेस्ट्रो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रांस। लेकिन यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस। जब वो इंटरफेयर करते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं विड्रा कराने में ब्रिटिश और फ्रांस को, और उसके बाद जो इजिप्ट और इजराइल है वो भी मतलब इस जंग को ख़त्म कर देते हैं। तो स्विस क्राइसिस भी एरिना है कोल्ड वार का, जो एक बड़े जंग की सूरत तैयार नहीं करते। तो उसके बाद आ जाता है 1961 में फिर जर्मनी की हालात, बर्लिन क्राइसिस। पहले वहां पर अमेरिकी ब्लॉकेड किया गया सोवियत यूनियन ने। अब 1961 में क्या हुआ है, बर्लिन क्राइसिस हुई। एक बार फिर सोवियत वर्सेस वेस्टर्न थे, एक बार फिर यूएस वर्सेस यूएसएसआर यहाँ पर था। और बात कौन सी थी, बात थी कैपिटल सिटी जर्मनी का, कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी बर्लिन का स्टेटस हम किसको देंगे, बर्लिन पे कौन काबिज रहेगा, बर्लिन के किस हिस्से पे कौन काबिज रहेगा, 50-50 करे क्या करे। और उसके बाद एक पॉइंट ढूंढा जाता है, दैट इज नोन एज चार्ली, और चार्ली एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। चार्ली जो बर्लिन में पॉइंट बन जाता है, वहां पर दीवार लगाई जाती है जिसको कहते हैं बर्लिन वाल, बर्लिन वाल। तो अगस्त 1961 में बर्लिन वाल जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है चार्लिन के मकाम पे, दैट इज द सेंट्रिस्ट पॉइंट ऑफ बर्लिन वाल। उसके बाद एक वो इवेंट आता है कोल्ड वार का जब मैड सिचुएशन थी, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये मैड सिचुएशन कब आ गई, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए 1962 में। जहां तक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात है, क्यूबा इज लेटिन अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री, बट इट इज प्रो कम्युनिस्ट। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई 1962 में, दैट वाज अ 13 डेज कन्फ्रंट्रेशन। अक्टूबर के महीने में 13 दिन के लिए क्राइसिस रहे। और जहां तक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को बोला जाता है अक्टूबर क्राइसिस इन क्यूबा। अगर कोई पूछे तो इनको बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अक्टूबर क्राइसिस क्यूबा में, और कैरिबियन क्राइसिस इनको बोला जाता है यूएसएसआर में। क्योंकि ये कैरिबियन के जो जजायर है, जमाइका, वेस्ट इंडीज़ के जो एरियाज है, वो इसी क्यूबा के अराउंड है। बिटवीन टू अमेरिका, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच जो एरिया आते हैं, जजीरे आते हैं, वो कैरिबियन कहलाते हैं। तो कैरिबियन क्राइसिस को यूएसएसआर में बोला जाता है। ये 13 डेज कन्फ्रंट्रेशन थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। और अक्टूबर क्राइसिस को क्यूबा में बोला जाता है। और अमेरिका को नज़दीक से मार गिराने के लिए सोवियत यूनियन ने अपने हथियार छुपाए थे क्यूबा के जजीरे में, बे ऑफ पिग्स में। तो उसके बाद वहां पर क्या हो जाता है, टेक्निकली बड़े स्ट्रांग थे अमेरिकन, तो उनकी जो स्पाई वार प्लेन्स होते हैं वो इनको डिटोनेट करते हैं, वो इनको तलाश कर जाते हैं। अपनी टेक्निकली फॉरवर्ड एडवांसमेंट्स की वजह से अमेरिका इन हथियारों को फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद इनके बीच जो क्राइसिस रहते हैं वो 13 दिन तक रहते हैं। उसके बाद ये हथियार वापस दिए जाते हैं ऑन दी पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। और इसके बाद ही एक हॉटलाइन तामीर हो जाती है बिटवीन वाइट हाउस एंड क्रेमलिन, वो हम बाकी फेजेस में देखेंगे। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नोन एज अक्टूबर क्राइसिस इन क्यूबा, 13 डेज कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, एंड कैरिबियन क्राइसिस इनको कहा जाता है यूएसएसआर में। उसके बाद जिस तरह कोरियन क्राइसिस थे, इसी तरह वियतनाम वार भी हो जाता है। लेकिन वियतनाम वार की जो मुद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं लिखा है 1955 to 75, कहीं 65 to 75, इन जनरल 1959 to 1975। यहाँ भी नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ वियतनाम, तो नॉर्थ में कम्युनिस्ट थे और साउथ में कैपिटलिस्ट थे। तो यहाँ पर भी यही लड़ाई चल रही थी, और बुलाकर यहाँ भी अमेरिकी निकल जाते हैं यहाँ से। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कोल्ड वार का। लेकिन इसके बाद जो इवेंट आ जाता है, दैट इज़ योम किपुर वार। योम किपुर वार 1973। 1973 वो साल है जब टेक्निकली एडवांस्ड कंट्रीज तेल मांगने अरबों के पास आ गए। क्यों, तब क्या हुआ था, तब खासकर जो ईस्टर्न यूरोप या सोवियत यूनियन का जो एरिया था, इन्फ्लेशन के शिकार थे, इकोनॉमिक ब्लॉकेड सा था, फाककशी हो रही थी। और इधर से जो योम किपुर वार था, एक तो ऑयल क्राइसिस हुई 1973 में, और योम किपुर वार के दौरान क्या हुआ, ये इजराइल वर्सेस अरब वार था। इजराइल वर्सेस अरब वार था। और जहाँ तक अरब कंट्रीज की बात थी, तो वहाँ पर जो फ्रंट ले रहे थे वो थी सीरिया और इजिप्ट, सीरिया और इजिप्ट। तो सीरिया, इजिप्ट और अरब्स वर्सेस इजराइल,
दैट वाज योम किपुर वार इन 1973। और ड्यूरिंग दिस वेरी 1973 जो अरब्स थे उन्होंने तेल भी जो था वो बंद कर दिया था, सप्लाई बंद कर दिए थे, और जो इन्फ्लेशन रेट थी वो बढ़ रही थी और इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो रहा था, फाककशी से लोग मर रहे थे, तो ऑयल क्राइसिस भी थे। और योम किपुर वार 1973 एक इम्पॉर्टेंट ये भी एक इवेंट है कोल्ड वार का, तो इसमें अरब्स वर्सेस इजराइल से। उसके बाद 1979 में क्या हो जाता है, सोवियत यूनियन इंटरफेयर करता है अफगानिस्तान में 10 या 11 सालों तक। तो सोवियत यूनियन 1979 से 1989 तक वो अफगानिस्तान में रहते हैं। दैट इज़ आल्सो एन इवेंट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ कोल्ड वार। उसके बाद जो 1983 आ जाता है, 1983 में एक एयरलाइंस को आना होता है अमेरिका से, उसको सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल आना था, लेकिन जो ट्रूप्स होते हैं सोवियत यूनियन के वो इस कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 को मार गिराते हैं, नीचे गिराते हैं 1983 में। कहाँ पर? मोनिरॉन आइलैंड में। मोनिरॉन आइलैंड में उसको वो गिराते हैं। दैट इज सवेट डाउनिंग ऑफ साउथ कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 1983 में। कहाँ पर? मोनिरॉन आइलैंड में। मोनिरॉन आइलैंड में वो गिराई जाती है। उसके बाद बेल्जियम में एक कोड नेम के तहत जो नेटो मिलिट्री ग्रुप है वो एक एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करते हैं बेल्जियम की कैपिटल सिटी में वो करते हैं, लेकिन इसके लिए वो एक कोड नाम देते हैं 1983 में, एंड दैट इज नोन एज एबल आर्चर। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग कोल्ड वार। और जहाँ तक इन इवेंट्स की बात है, इसके बाद कोल्ड वार के फेजेस है। जहाँ तक कोल्ड वार के फेजेस की बात है, देयर आर 5 फेज ऑफ कोल्ड वार। तो जो 5 फेज है कोल्ड वार के, उनको डिवाइड किया गया है 1947 से लेके 1991 तक। कभी कभार अप्स डाउन्स रहे हैं इवेंट्स के दौरान, हम देखेंगे 1947 और 1953 से क्या हुआ। 1947 से 53 के बीच सबसे पहला जो आया वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन थी, जिसका मकसद था कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। हैरी ट्रूमैन ने वो दिया था, वो प्लान्स में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर कोरियन वार भी आपने सुना, वो भी इसी फेज में आता है। आपने नेटो की फॉर्मेशन देखी, वो भी इसी फेज के दौरान आता है। उसके बाद जो दूसरा फेज है 1953 से 1962, सबसे पहले जो सोवियत यूनियन का लीडर होता था बिफोर 1953, जोसेफ स्टालिन की डेथ हो जाती है 1953 में, और इस दौरान वार्सा पैक्ट या सीटो सेंटो वो भी बन जाते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी इसी दौरान हो जाते हैं, और स्विस क्राइसिस जो है 1956 के, वो भी इसी सेकंड फेज के दौरान हो जाते हैं। तो 1962 और 1979 के बीच क्या हो जाता है? 1962 से 1979 के बीच सबसे पहले जो होता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद हॉटलाइन तामीर हो जाती है क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के बीच। क्रेमलिन सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट करे और व्हाइट हाउस डिफेंस डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो वर्ल्ड की पहली हॉटलाइन बन जाती है 1963 में। ये एक इवेंट है थर्ड फेज ऑफ कोल्ड वार का। इसके अलावा वियतनाम वार इस दौरान हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट तब्दीली यहाँ पर आ जाती है, कोल्ड वार में बदलाव आ जाता है। डिटेंटी रोनमा हो जाता है 1969 से 1979 तक। तो थोड़े से पॉजिटिव्स हो जाते हैं बिटवीन टू कोल्ड वार पार्टनर्स यूएस एंड यूएसएसआर। क्या हो जाता है डिटेंटी के दौरान? कुछ ट्रीटीज आपस में साइन करते हैं, जिनमें साल्ट, फर्स्ट, सेकंड या हेल्सिंकी अकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो आपस में जब ये ट्रीटीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से इनके बीच जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कोल्ड वार की जो टेंशन है, टेनस रिलेशन, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। बिकॉज जो फ्रेंच टर्म डिटेंटी है, इट सेल्फ सेज ईजिंग ऑफ टेंशन। और इस तीसरे फेज के दौरान ऑयल क्राइसिस 1973 के भी हुए थे, और योम किपुर वार अरब्स वर्सेस इजराइल वो भी इसी दौरान हुआ था। उसके बाद चौथा फेज आ जाता है 1979 से लेके 1985 तक, जिसको हम कह सकते हैं डिटेंटी अब खत्म हुई। तो जब डिटेंटी खत्म होती है 1979 में, फिर हो जाता है न्यू कोल्ड वार जो 1985 तक रहता है। यहाँ पर सोवियत इंटरवेंशन हो जाती है अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के ट्रूप्स इंटरफेयर करते हैं, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। इसके अपोजिट में आप अमेरिका क्या करता है? अमेरिका ऐलान करता है कि हम जो मॉस्को समर ओलंपिक्स मुनक्किद होने जा रहे हैं 1980 में, तो 1979 में सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान में घुसते हैं। 1980 में मॉस्को समर ओलंपिक्स होती है, और अमेरिका सोवियत यूनियन का जो इंटरफ्रेंस हो जाना अफगानिस्तान में, उसके अपोजिट में ऐलान करते हैं
कि हम समर ओलंपिक्स में जो मास्को में मुनक्किद होने जा रही थी 1980 में, हम उसमें शमूलियत नहीं करेंगे। उसके 4 साल बाद 1984 में समर ओलंपिक्स होने जा रही थी कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में। तो सोवियत यूनियन बदला लेती है, वो कहती है अब इस टाइम 1984 में हम समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन डाउन करती है कोरियन एयरलाइन, वो भी 1983 में हो जाता है। और जो नेटो एक कोड नेम के तहत मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं बेल्जियम में 1983 में, एबल आर्चर, वो भी इसी चौथे फेज में हो जाती है। तो ये वो चौथा फेज है जब न्यू कोल्ड वार हुआ 1979 से 1985 तक। उसके बाद एक और फेज आ जाता है और वो लास्ट फेज होता है 1985 से 1991 तक। इसमें जो मिखाइल गोर्बेचोव, सोवियत यूनियन का जो लीडर है जिसको ब्लेम किया गया डिसइंटीग्रेशन के लिए, उसने चाहा कि हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ अपनी रिलेशन जो है इसको डेवलप करें, प्रॉस्पर करें, जो पास्ट की जो परेशानी है वो भूल जाए और आगे बढ़े, रिलेशन को फैलाएं, कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म के बीच जो है सलाह करवाएं। तो वो 2-3 टर्म्स देते हैं रशियन लैंग्वेज में, जैसे ग्लासनॉस्ट है, पेरेस्ट्रोइका है, स्कोर्नी है। जैसे ग्लासनॉस्ट, रिस्ट्रक्चर, वी हैड टू स्ट्रक्चर अवर रिलेशंस विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, तो दैट इज ग्लासनॉस्ट। पेरेस्ट्रोइका, openness, we have to open our markets for the capitalist companies, we will carry on trade, we will do import export to the capitalist world. उसको we have to improve our economy, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से इम्प्रूव हो जाएगी जब आप अपने मार्केट्स खोल देंगे। तो ग्लासनॉस्ट, पेरेस्ट्रोइका और स्कोर्नी वर द टर्म्स गिवन बाय मिखाइल गोर्बाचोव, जिसको ब्लेम किया गया कि मिखाइल गोर्बाचोव की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुई। तो गोर्बाचोव 1985 के दौरान वो ये टर्म्स देते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन टू मिलिट्री ब्लॉक्स। तो एक पॉजिटिव स्टेप था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ न्यू डिटेंटी। इससे पहले न्यू कोल्ड वार था 1979 से 1985 तक। अब ये 1985 से 1991 तक जो चीज़ें हो रही है वो आखिरी इस 5वें फेज में है, न्यू डिटेंटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जिसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आ जाता है मिखाइल गोर्बाचोव का। उसके बाद जो चार्ली सेंटर पॉइंट था बर्लिन वाल का, अब बर्लिन वाल का टाइम आ गया गिराने का। फाल अब बर्लिन वाल हो जाता है 1986 के दौरान। वो जब फाल हो जाता है दैट मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, जर्मनी एक बार फिर एक ही बन जाता है। तो ये न्यू डिटेंटी में हो जाता है। और धीरे धीरे जो सोवियत यूनियन है उसकी बहुत सारी कंट्रीज, लिथुआनिया या बाकी चीज बल्कन, वो सारे निकल रहे हैं धीरे धीरे, और मिलाकर उसके 15 कंट्रीज निकलती है। तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में। तो यूं कोल्ड वार खत्म हो जाता है और बाइपोलरिटी जो कोल्ड वार के दौरान रहती है, 2 सेंटर्स ऑफ पावर यूएस एंड यूएसएसआर, वो चेंज हो जाती है 1991 के बाद यूनिपोलरिटी में, बिकॉज सोल जो पावरफुल या सेंटर ऑफ पावर रहता है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कोल्ड वार के दौरान हमने देखे इसके काजेज, इसके बहुत सारे इवेंट्स, और इन इवेंट्स को हमने फेजेस में भी देखा। और जितने भी हमने पॉइंट्स देखे फ्रॉम कम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जाम, जहाँ तक नेट की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोल्ड वार में जो है वो चैलेंजेस है, इसमें चैलेंजेस क्या रहे वो 2 रहते हैं, एक है नैम और दूसरा है नियो। वी विल डिस्कस देम टुमारो विद अनदर टॉपिक एज वेल।